हेलो डियर व्यूअर्स। मैं आशा करता हूँ कि कोविड 19 महामारी के इस दौर में आप अपने स्वजनों परिवारजनों के साथ कुशल मंगल होंगे और निश्चित रूप से ही इस चैनल के माध्यम से केमिस्ट्री से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको देख रहे होंगे। डियर व्यूअर्स, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आज हम बात करने जा रहे हैं नर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में, यानी कि नर्स्ड का वितरण का नियम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हो कि जब भी दो द्रवों को आपस में मिलाया जाता है तो तीन प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। पहली परिस्थिति वो कि जिसमें कि दोनों जो द्रव होते हैं वो एक दूसरे में क्या है, पूर्ण रूप से मिश्रणीय हों। दूसरी कंडीशन वो हो सकती है कि जिसमें दोनों जो द्रव हैं वो क्या हो, एक दूसरे में आंशिक रूप से मिश्रणीय हो। इन दोनों स्थितियों के बारे में हम इससे पूर्व के जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं उनमें डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हमने आदर्श विलयनों और अनादर्श विलयनों के बारे में राउल के नियम के अनुसार चर्चा की थी, और आंशिक रूप से मिश्रणीय द्रवों के बारे में हमने जहां पर अपर CST लोअर CST वाले जो सिस्टम थे और ऐसे सिस्टम जिनमें कि दोनों प्रकार के क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया था, जहां हमने फिनॉल वाटर सिस्टम, एनिलीन हेक्सेन सिस्टम और निकोटीन वाटर सिस्टम, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। आज हम ऐसे ही द्रव विलीनों की जो तीसरी कैटेगरी है, जहां पर कि दोनों द्रवों को मिलाने पर पूर्ण रूप से अमिश्रणीय द्रवों का जो विलयन बनता है उसके बारे में बात करेंगे। कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स, तो ऐसे विलयन जो कि आपस में एक दूसरे में पूर्ण रूप से अमिश्रणीय तो हैं, परंतु जब उनमें कोई एक ऐसा पदार्थ, जैसे कि यहाँ पर हम सॉल्यूट का नाम देंगे, मिलाया जाता है तो वो जो पदार्थ है वो उन दोनों विलायकों में कुछ हद तक या कुछ सीमा तक अपने आप को विलय कर देता है। या यूं कहिए कि यदि किसी एक विलायक में वो पहले से ही घुलनशील अवस्था में यदि है, तो दूसरा विलायक जब हम उस पहले वाले सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं तो वो जो विलय है वो पहले वाले विलायक से दूसरे वाले विलायक में अपने आप को वितरित करता है। तो ये जो विलय का दोनों विलायकों में, जो कि एक दूसरे में से कंप्लीटली क्या है, इमिसिबल है, में जो उसका वितरण है, उस वितरण के बारे में जो व्याख्या करी है वो नर्स्ड के अनुसार की गई है। तो नर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इसी संदर्भ में यहाँ पर जानकारी देता है। तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर नर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में, जो कि कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स के बारे में डिस्कशन यहाँ पर किया जा रहा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इससे पूर्व के जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनके लिंक मैं यहाँ इन्फॉर्मेशन टैब में दिए हुए हूँ, और एंड स्क्रीन में भी आपको इस चैनल से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक यहाँ पर शेयर किए हुए दे रहा हूँ। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, जिससे कि इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आप से छूटे ना हो और निश्चित रूप से आपको इस नर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। इस लेक्चर में हम जिन जिन टॉपिक्स को लेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि नर्स्ड का वितरण का नियम क्या है, यानी कि व्हाट इज नर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर डेरिवेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यानी कि नर्स्ड का वितरण का नियम का विवेचन किस प्रकार किया जाता है। एंड देन स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इन एबनॉर्मल कंडीशन, यानी कि असामान्य परिस्थितियां जिनमें कि नर्स्ड का वितरण का नियम किस प्रकार से कार्य करता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर अंत में हम बात करेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यानी कि नर्स्ड के वितरण के नियम के जो अनुप्रयोग है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं नर्स्ड का वितरण नियम क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, नर्स्ड के अनुसार जब भी दो अमिश्रणीय द्रव जैसे कि हम यहाँ पर विलायक भी कर सकते हैं, एक दूसरे के यदि संपर्क में होते हैं, इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, और कोई एक विलय अपने आप को इन दोनों में वितरित करे, डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ इनटू बोथ दिस लिक्विड्स, तो उसका जो वितरण का अनुपात है वो हमेशा ही एक स्थिरांक होता है किसी एक निश्चित ताप पर।
अर्थात सामान्य भाषा में यदि मैं कहूं तो ये कि किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ का दो परस्पर अमिश्रणीय विलायकों में जो वितरण का अनुपात है वो हमेशा ही एक स्थिरांक प्राप्त होता है। क्या शर्त है? जबकि वो जो विलेय पदार्थ है उसकी जो मॉलिक्यूलर स्टेट या जो उसकी प्रवृत्ति है वो दोनों ही विलायकों के अंदर क्या हो, एक जैसी हो, यानी कि उनकी आणविक अवस्था क्या होनी चाहिए, एक जैसी हो। जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि जो फर्स्ट लेयर यहाँ नजर आ रही है वो है H2O की, यानी कि ये एक्वस विलयन है, एक्वस लेयर है, और ये दूसरी लेयर है, ये कार्बन डाइसल्फाइड की लेयर है। अब यदि यहाँ पर आयोडीन, जो कि मान लिए कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड में यदि डिजोल्व थी, अब हमने उसके अंदर H2O को यदि डाल दिया तो आयोडीन कुछ मात्रा में यहाँ से वितरित होकर के एक्वस लेयर के अंदर जाएगी और अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, एक साम्यावस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो उस परिस्थिति में आयोडीन की जो सांद्रता है इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेयर में यानी कि C1 और इस एक्वस लेयर में यानी कि C2 का जो अनुपात है यानी कि C1 डिवाइडेड बाई C2 वो क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है हमने कि I2 डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ इनटू CH2 एंड H2O, यानी कि आयोडीन CH2 और H2O में अपने आप को इस प्रकार से वितरित करती है कि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है वो रिमेन कांस्टेंट एंड अप्रोचेस टू एन इक्विलिब्रियम। साम्यावस्था की स्थिति आनी है, तभी वो क्या होगा, स्थिरांक को प्राप्त करेगा। इसीलिए इस इक्विलिब्रियम पर concentration of I2 in CH2 that is C1 and the concentration of I2 in H2 that is C2 क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, वितरण का नियम कहते हैं। हियर KD यहाँ पर जो स्थिरांक है उस स्थिरांक को यहाँ पर हम वितरण गुणांक, ये जो KD है इस KD को हम क्या है, पार्टीशन कोफिशिएंट या डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के नाम से भी जानते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो विलेयता है वो तापमान से प्रभावित होती है और जब विलेयता तापमान से प्रभावित होती है तो दोनों विलायकों में उस विलेय पदार्थ की जो विलेयता है वो प्रभावित हो सकती है। तो वितरण गुणांक KD भी निश्चित रूप से क्या हो सकता है, इफेक्ट्स हो सकता है। इसीलिए जो नर्स्ट का वितरण का नियम है वो क्या है, स्थिर ताप पर ही कार्य करता है। यहां पर लिखा है कि द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ KD, यानी कि KD में परिवर्तन कब, जबकि हम ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर दें। अर्थात 1 डिग्री सेंटीग्रेड की ताप में वृद्धि से KD के मान में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, हम यहाँ पर ताप गुणांक के नाम से जानते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट के नाम से जाना जाता है। वितरण नियम का विरचन यानी कि डेरिवेशन ऑफ नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दो प्रकार से यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। पहला है काइनेटिक कंसिडरेशन और दूसरा हम आगे स्लाइड में देखेंगे थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन। तो गति की है, अर्थात ये यहाँ पर विलेय पदार्थ की एक विलायक से दूसरे विलायक में गति के ऊपर आधारित है। यहाँ यह कहा गया है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलेय के जो अणु हैं दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि वितरित हैं इनटू बोथ द सॉल्वेंट, दोनों विलायकों में गो फ्रॉम और टू, या तो एक जगह से दूसरी जगह पे या दूसरी जगह से पहले में गो टू और फ्रॉम, गो फ्रॉम और टू वन सॉल्वेंट टू अदर बाय देयर काइनेटिक मोशन, यानी कि अपनी गति के कारण क्या हो सकते हैं, वो एक विलायक से दूसरे विलायक के अंदर आसानी से क्या हो सकते हैं, आ जा सकते हैं। यदि ये माने कि इफ द वेलोसिटी इज r1 फॉर मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट गोइंग फ्रॉम सॉल्वेंट 1 टू सॉल्वेंट 2, यानी कि सॉल्वेंट 1 से सॉल्वेंट 2 में जाने पर जो वेलोसिटी है वो r1 है, और इसी प्रकार से वेलोसिटी r2 कब है, जब सॉल्वेंट 2 से सॉल्वेंट 1 में यदि सॉल्यूट आते हैं। तो ये जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी, उनकी कंसेंट्रेशन उस विलायक में उसके सीधे सीधे समानुपाती होगी, यानी कि R1 जो है वो सीधे समानुपाती होगा किसके, उसकी स्वयं की कंसेंट्रेशन उस विलायक में, यानी कि R1 is directly proportional to C1 and R2 is directly proportional to C2. The proportionality constant K1 and proportionality constant C2.
तो जब साम्यावस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो दोनों गतियां क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, R1 बराबर R2 एट इक्विलिब्रियम। तो इसीलिए K1 C1 बराबर K2 C2, या हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि C1 डिवाइडेड बाई C2 बराबर K2 बाई K1 बराबर KD, और इसे ही हम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यानी कि वितरण नियम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन यानी कि उष्मागतिकीय विरचन किस प्रकार से किया जा सकता है। यदि हम ये मान के चलें कि जो विलेय पदार्थ है हमारा सॉल्यूट, उसका रासायनिक विभव दोनों जो अमिश्रणीय विलायक हैं उनमें क्या हो, μ1 एंड μ2 हो, तो उस परिस्थिति में μ1 बराबर μ10 प्लस RT नेचुरल लॉग ऑफ A1, क्या है, μ1 बराबर μ10 प्लस RT नेचुरल लॉग A1। तो दूसरे के लिए μ2 बराबर μ20 प्लस RT नेचुरल लॉग ऑफ A2। यहां पर A1 और A2 जो है वो सक्रियता है, एक्टिविटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट 1 एंड 2, क्या है, सॉल्वेंट 1 और 2 में जो विलेय पदार्थ हमारा उसकी सक्रियता को व्यक्त कर रहे हैं A1 और A2। और जो μ10 एंड μ02 है, ये रासायनिक विभव हैं शुद्ध अवस्था में, सॉल्यूट इन आइडियल कंडीशन, आदर्श अवस्था में, इन दी सॉल्वेंट। तो जब साम्यावस्था की स्थिति उत्पन्न होगी तो जो दोनों जो रासायनिक विभव हैं वो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, यानी कि μ1 बराबर μ2। तो उस परिस्थिति में हम देख सकते हैं कि μ10 प्लस RT नेचुरल लॉग ऑफ A1 बराबर μ20 प्लस RT नेचुरल लॉग ऑफ A2। यहाँ से हमने RT टर्म को सेपरेट आउट कर लिया, तो RT नेचुरल लॉग ऑफ A1 माइनस RT नेचुरल लॉग ऑफ A2 बराबर μ20 माइनस μ10। RT को कॉमन लिया यहाँ पर, तो नेचुरल लॉग ऑफ A1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ A2 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ A1 अपॉन A2 बराबर μ20 माइनस μ10। अगेन यहाँ से हम देख सकते हैं कि RT को, जो RT है, इस RT को आप यदि इधर नीचे ले आएंगे तो यहाँ पर आपके पास में क्या बचा रह जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ A1 बाय A2 बराबर μ20 माइनस μ10 डिवाइडेड बाय RT। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर जो स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल है μ0, जो कि μ1 के संदर्भ में भी है और μ2 के संदर्भ में भी है, स्थिरांक होता है, और T कांस्टेंट कर दिया स्थिर ताप पर और R कांस्टेंट कर दिया, तो ये जो पूरी की पूरी टर्म है वो क्या हो गई, स्थिरांक हो गई, यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ A1 बाय A2 बराबर कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अर्थात A1 बाय A2 बराबर कांस्टेंट। अब जो विलयन हमारे वो क्या है, बहुत डाइल्यूट होता है, क्योंकि ये तनु विलयनों पर हम काम कर पाते हैं, यानी कि जो नष्ट का वितरण का नियम है वो तनु विलयनों पर लागू होता है। तो सिंस सॉल्यूशन आर वेरी डाइल्यूट, सो देयर एक्टिविटी में बी कंसिडर्ड एज इक्वल टू देयर कंसेंट्रेशन। तो यानी जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को हम उसकी क्या कंसेंट्रेशन ही मान सकते हैं। तो इस रेफरेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा C1 बाई C2 बराबर कांस्टेंट, यानी कि KD। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर एक प्रकार से वितरण नियम का थर्मोडायनेमिक क्या है, विरचन भी हो गया है। नेक्स्ट, इसके आगे हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पर हम अच्छा, इस स्लाइड में हम यहाँ पर लिमिटेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को और देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की जो सीमाएं हैं वो क्या क्या हैं, यानी कि जो वितरण का नियम है वो निम्न परिस्थितियों के अंदर ही क्या है, लागू हो पाता है। दिस लॉ इज फंक्शनल ओनली अंडर फॉलोइंग कंडीशन। पहली चीज तो क्या है कि द टेम्परेचर मस्ट रिमेन कांस्टेंट, जो ताप है वो ताप क्या होना चाहिए, वो स्थिर रहना चाहिए ओवर एंटायर सरफेस ऑफ बोथ द सॉल्वेंट, यानी कि दोनों जो विलायक है उनकी सरफेस पर, पूरे पर जो ताप है वो स्थिर होना चाहिए, बिकॉज कंसेंट्रेशन वेरी विद द चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि जो सांद्रता है वो ताप में परिवर्तन के साथ क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। सेकंड ये कि द सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट एनफ, जो विलयन हमारा वो क्या होना चाहिए, तनु होना चाहिए,
दैट इज द सॉल्यूट शुड बी स्पेरेंजली सॉल्युबल इन सॉल्वेंट, यानी कि अल्प विलेय होना चाहिए। बोथ द सॉल्वेंट्स मस्ट बी म्यूचुअली इमिसिबल, डेफिनेटली ये कंडीशन है ही हमारी कि दोनों जो विलायक हैं वो एक दूसरे में क्या होने चाहिए, अमिश्रणीय होने चाहिए। और देयर म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी, और उनकी जो म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी है वो डज नॉट अल्टर बाय द एडिशन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि किसी विलेय पदार्थ के मिलाने पर उनकी जो आपसी विलेयता है वो परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मस्ट रिमेन इन देयर ओरिजिनल मॉलिक्यूलर स्टेट, यानी कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो भी क्या होने चाहिए, अपनी आणविक अवस्था एक समान होनी चाहिए, चाहे विलायक 1 वाली अवस्था में हो चाहे विलायक 2 वाली अवस्था में हो। अर्थात वहां पर किसी प्रकार का वियोजन नहीं होना चाहिए, वहां किसी प्रकार का संगुणन नहीं होना चाहिए, न किसी प्रकार का विलायक संकरण होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इस लेक्चर के अंदर आज देखा कि किस नष्ट का वितरण का जो नियम है वो क्या है, और वितरण नियम का जो विवेचन है वो किस प्रकार से किया जा सकता है। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर व्यूइंग दिस लेक्चर। किसी भी प्रकार की यदि कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके आप भेज सकते हैं। थैंक यू।